आधी रात को आनंदा कॉलोनी चौराहे पर लगे बिजली के खंभे की बंद पड़ी लाइट अपने आप जल उठती है और रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि मरकरी लाइट भी टूट जाती है। तभी कॉलोनी का वॉचमैन हाथों में टॉर्च लिए आता है और बोलता है, अरे बाबा, कौन है रे इतनी रात को इधर? जिसने ये किया, इतनी मुश्किल से तो लाइट जला था, उसको भी तोड़ दिया। वॉचमैन इतना बोल ही रहा था कि तभी बिजली की तारों में स्पार्किंग शुरू हो जाती है और उसी बिजली के खंभे पर लड़की बैठी नजर आती है, जिसके बाल करंट लगने की वजह से तीर की तरह सीधे खड़े थे और बदन एकदम सफेद पड़ गया था। उसके हाथों पैरों से तारों की तरह स्पार्क निकल रहा था। तभी वॉचमैन डरते हुए बोलता है, कौन है तू? कौन है तू? और इतना करंट कैसे आया तेरे अंदर? मैं कौन हूँ? नहीं पता मैं कौन हूँ, अभी पता चल जाएगा। मैं हूँ तेरी मौत, बिजली। देवा रे देवा, भागो भागो। नहीं जा सकता तू कहीं भी। आज तो करंट खाकर मरेगा तू। ऐसा झटका दूंगी कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना कहकर बिजली अपने हाथों से वॉचमैन का गला पकड़ लेती है और वॉचमैन पूरी तरह से करंट से तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में मर जाता है। जिसके बाद बिजली खुद से बोलती है, बिजली हूँ मैं, बिजली, और ये बिजली का खंभा मेरा घर है। मरोगे, सारे मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिजली की बिजली से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो फिर से बिजली के खंभे से चिपक जाती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह कॉलोनी की सविता की नजर वॉचमैन की लाश पर जाती है। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला जमा करते हुए बोलती है, हाय हाय, न जाने इस खंबे में ऐसा क्या है जो आए दिन इसके करंट से कोई न कोई मर जाता है। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस खंबे को हटा दो यहाँ से, नहीं तो एक एक करके सारी कॉलोनी को झटके लगेंगे। सविता की बात सुनकर उसका बेटा संदीप बोलता है, माँ क्या आप भी? अरे रात में पैग लगाकर काम कर रहा होगा ये अंकल, और बिजली के खंबे को अप्सरा समझकर चिपक गया होगा इससे, तभी आज ये स्वर्ग गया। अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है, रात में कोई लड़की इस खंबे से चिपकी होती है। हो ना हो जरूर बिजली के खंबे पर कोई चुड़ैल है। माँ आप कुछ भी मत बोलो, चलो घर, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। इतना कहकर संदीप अपनी माँ को वहाँ से घर ले जाता है। जैसे ही वो दोनों घर पहुँचते हैं, तभी घर की लाइट चली जाती है और संदीप खुद से बोलता है, एक तो ये लाइट इतना जाती है इस कॉलोनी में, पता नहीं जब किसी को करंट लगना होता है तब क्यों नहीं जाती। साला जब घर में हो तभी गुल हो जाती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता, इतनी किल्लत है। दिन गुजरते जाते हैं और बिजली आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। कुछ लोगों को तो वो इतनी बुरी तरह से करंट लगाती थी कि वो लोग जलकर स्वाहा हो जाते थे। अब कॉलोनी के सभी लोगों में चौराहे के बिजली के खंबे का डर बैठ गया था। शाम ढलते ही कोई भी उस खंबे के आसपास तक नहीं मंडराता था। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करके कार से घर आ रहा होता है। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई रेखा सीधा चौराहे वाले बिजली के खंबे में गाड़ी को ठोक देती है और संदीप बोलता है, ओए तू पागल है क्या? ये क्या किया? कार ठोक दी? यार जानबूझकर नहीं किया, सच में ऐसा लगा जैसे कोई लड़की एकदम से सामने आ गई हो और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। बस कर यार, एक तो कार ठोक दी, ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। इससे पहले कोई हमें देख ले, जल्दी निकलो अपने अपने घर। और रेखा तू कार अपने घर की पार्किंग में खड़ी कर, सुबह सही करवाता हूँ इसको। सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रेखा भी कार पार्किंग में लगाकर अपने घर चली जाती है और अपने रूम में फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसे पंखे पर बैठी हुई बिजली नजर आती है। ये देखकर रेखा बोलती है, कौन हो तुम और मेरे घर में मेरे कमरे के पंखे पर क्यों झूल रही हो? वही हूँ मैं, जिसका घर तूने तोड़ना चाहा। क्या मतलब? तू ही गाड़ी चला रही थी ना, तूने ही खंबे में कार ठोकी थी। देखो कैसे झटके लगते हैं अब तुम्हें। आज पता चलेगा कि करंट कैसा होता है। नहीं नहीं, सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कार गलती से खंबे से टकरा गई, मुझे माफ कर दो। बिजली माफी नहीं, बिजली बस झटके देती है, झटके। मर, आज तू मर, फिर तेरा वो दोस्त भी मरेगा।
सब मरेंगे करंट खा के। इतना कहकर बिजली पंखे से उतरकर रेखा के बेड पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद पूरे कमरे में करंट दौड़ने लगता है। रेखा चिल्लाना चाहती थी, पर करंट इतना तेज था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। तभी उसकी मौत हो जाती है। बिजली उसके आधे जले शरीर को ले जाकर अपने बिजली के खंभे पर टांग देती है। अगली सुबह रेखा की लाश देखकर संदीप और बाकी के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी संदीप बोलता है, रेखा, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? वो जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसे ही सजा दूंगा जैसे उसने तुम्हारा हाल किया है। तू मुझे सजा देगा? सजा तो अब मैं तुझे दूंगी, और ऐसी दूंगी कि तेरी राख तक नहीं मिलेगी। बिजली की बिजली से कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही एक रात जैसे ही संदीप खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाता है और एसी ऑन करता है, तभी लाइट चली जाती है और वो खुद से बोलता है, भैंस की आंख, इस लाइट को पता नहीं क्या चुल है। जब भी फ्री टाइम होता है तभी भाग जाती है। अब बैठकर वेट करो इसके आने का। तब तक खिड़की खोल लेता हूँ, थोड़ा हवा आ जाएगी कमरे में। संदीप कमरे की खिड़की खोलकर अपने बेड पर लेट जाता है और बंद पड़े एसी को घूरने लगता है कि तभी एसी अपने आप ऑन हो जाता है और ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर संदीप शॉक रह जाता है और ठंडक इस कदर बढ़ जाती है कि कमरे में बर्फ जमना शुरू हो जाती है। संदीप ठंड से कपकपाता हुआ घर से बाहर भागता है और चौराहे के बिजली के खंभे के पास जा पहुंचता है। तभी तारों में जोरदार स्पार्क होता है और बिजली चुड़ैल वहां आती है। उसे देखकर संदीप बोलता है, तुम कौन हो? तेरी मौत हूँ मैं, बिजली चुड़ैल। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मेरे पीछे पड़ी हो? तू रेखा का दोस्त है ना? उसे तो मैंने मार दिया। उसने मेरे घर, मेरे बिजली के खंबे को तोड़ना चाहा, काट ठोक दी थी ना इसने, और तू मुझे ललकार रहा था मुझे मारेगा। आ पास आ, छू मुझे, हाथ तो लगा एक बार। नहीं नहीं, मुझे नहीं छूना। वो तो मैंने हवा हवा में बोल दिया था। मुझे मत मारो, माफ कर दो। ये 440 वोल्ट के झटके मत दो प्लीज। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मारो मत मुझे। ठीक है, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि बचपन से आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। एक रात मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। रोती चिल्लाती मैं सड़कों पर भटकने लगी और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बिजली के खंबे को ही दोस्त समझ के गले लगा लिया। लेकिन इसकी बिजली ने मुझे ऐसा गले से लगाया कि मैं हमेशा के लिए इससे चिपक के रह गई। तब से मैं यही रहती हूँ। बिजली की बात सुनकर संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे दोस्ती के लिए हाँ बोल देता है। पर जैसे ही संदीप बिजली से हैंडशेक करता है, तभी उसे जोर का झटका लगता है और बिजली बोलती है, बिजली के झटके मुबारक हो संदीप। नागलोक के नाग नागिनों के अचानक अदृश्य होने की विचित्र घटनाओं के कारण सभी नाग नागिन नागरानी शिवी के पास आकर कहते हैं, नागलोक की नागरानी को हम सभी का प्रणाम। क्या बात है मित्रों, तुम सब इतने चिंतित और भयभीत क्यों प्रतीत हो रहे हो? नागरानी, पिछले कुछ दिनों में नागलोक में जो कुछ भी हुआ है उससे हम सभी नाग नागिन भली भांति अवगत हैं। आप तो देख ही रही हैं कि हमारे कितने साथी अचानक नागलोक से अदृश्य हो चुके हैं और हम इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें अब तक नहीं खोज पाए। ना जाने हमारे नागलोक पर किस शत्रु की बुरी दृष्टि पड़ गई है। हम सभी नाग नागिनों का अस्तित्व खतरे में है। साथियों, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नागलोक में जो बुरा घट रहा है मैं उसे बदल नहीं पाऊंगी, पर मैं नागलोक की नागरानी शिवी आज तुम सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हमारे साथियों की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगी और शीघ्र ही इस बात का पता लगा के रहूंगी कि वो शत्रु आखिर कौन है जो छुपकर हम पर वार कर रहा है। तब तक हम सबको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। हम सभी की आशाएं आपसे ही जुड़ी हैं नागरानी। हाँ नागरानी, हम सभी को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप नागलोक पर आए इस संकट का तोड़ भी जरूर ढूंढ ही लेंगी। शिवी नागिन सभी को विश्वास तो दिला देती है,
लेकिन वो खुद चिंता में डूबी हुई होती है। सोच में डूबी हुई शिवी नागिन को इस बात का भी पता नहीं चलता कि कब रात हुई। तभी अचानक उसके कानों में बीन की धुन सुनाई पड़ती है, जिस कारण शिवी नागिन अपनी सुध बुध खोकर अर्ध नागिन अवतार में बीन की धुन पर मदहोश होकर उसकी ओर खींची चली जाती है, जहां वो बौखलाई हुई कहती है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं कहती हूँ बंद करो इस बीन की धुन को, वरना तेरी खैर नहीं सपेरे। एक नागिन का डसा पानी भी नहीं मांगता। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन, पर मैं जब तक चाहूँ तुझे अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। देख, मेरी बीन की धुन ने तुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। त्रिकोश हूँ मैं, सर्वशक्तिशाली सपेरा त्रिकोश। सपेरे की बात सुनकर शिवी नागिन उसकी आंखों में देखकर कहती है, सपेरा नहीं, एक लुटेरा है तू। अप्सरा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसके रूप के जाल में मोहित नहीं हो सकता। मैं एक सपेरा हूँ और ये एक इच्छाधारी नागिन। सपेरा ना चाहते हुए भी शिवी नागिन की नीली आंखों पर मोहित हो जाता है और बीन की धुन को रोक देता है। तभी गुस्से में बौखलाई हुई शिवी नागिन उसे अपनी पूंछ में लपेटकर ऊंचा उठा लेती है और कहती है, तू मुझे अपनी बीन की धुन पर नचाएगा? मैं इसी क्षण अपना पूरा जहर तेरे अंदर उतार के तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। अब परलोक जाकर वहीं बजाइयो अपनी बीन की धुन। शिवी नागिन अपनी विषैली जुबान से उसे डसने ही वाली थी कि तभी अचानक वो रुक जाती है और अपने मन में कहती है, आखिर ये सपेरा हमारे नागलोक तक पहुंचा कैसे? कहीं नागलोक के नाग नागिनों के अचानक गायब होने के पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो मेरे साथियों तक पहुंचने का द्वार बंद हो जाएगा। इतना सोचते हुए शिवी उसे अपने फन से नीचे गिरा देती है और कहती है, बता, मेरे साथियों को कहाँ कैद कर रखा है तूने? बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगले 1 महीने तक तुम्हें मुझसे मिलना होगा और मेरी बीन की धुन पर नृत्य करना होगा। मंजूर है? मेरे पास इस सपेरे की शर्त को स्वीकार करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक नागरानी होने के कारण अपने साथियों की रखवाली करना मेरा कर्तव्य है, और अगर इसके लिए अगले 1 महीने मुझे इस सपेरे के इशारों पर नाचना पड़ा तो वो भी मुझे स्वीकार है। जैसे ही मैं मेरे मित्रों तक पहुंच जाऊंगी, उसी क्षण में इसे मार दूंगी। क्या हो गया है मेरी सूझबूझ को? मैंने ये शर्त क्यों रखी? कहीं मुझे इस नागिन से प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मैं इसके प्रेम में नहीं पड़ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं इसे भी मुझसे आकर्षण है, वरना ये अगले क्षण ही मेरी शर्त स्वीकार नहीं करती। सपेरा और नागिन असमंजस में फंस जाते हैं और सोचते हुए अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सपेरा वक्त से पहले ही उस स्थान पर पहुंचकर नागिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी शिवी वहां आकर कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भी कैद करने का प्रबंध करके आए हो? कैद तो तुमने कर लिया है मुझे अपने रूप के जाल में। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो। त्रिकोश सपेरा बीन की धुन बजाना शुरू करता है, जिसके साथ शिवी भी नाचना शुरू करती है और शिवी को थका देखकर सपेरा बीन की धुन रोक देता है और तभी शिवी कहती है, क्या हुआ? तुमने अचानक अपनी बीन की धुन को रोक क्यों दिया? तुम थक गई हो। तुम्हें मुझसे हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं। इससे हमारे बीच की ये बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं होने वाली। दुश्मनी निभाने के लिए भी जीवित रहना तो आवश्यक है। ये लो, पी लो। क्या पता तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। मैं तुम्हारी तरह नागिन नहीं जो जहर मिला कर दूंगा। तुम मेरे जीने की वजह हो, भला मैं तुम्हें क्यों हानि पहुंचाऊंगा? सपेरे की ये बात शिवी के दिल में बस जाती है, जिसके बाद दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है और गुजरते वक्त के साथ शिवी नागिन भी सपेरे की ओर मोहित होने लगती है, जिस कारण शिवी नागिन उठते बैठते जागते सोते सपेरे के ख्यालों में ही डूबी रहती। और एक दिन शिवी कहती है, ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैं हर क्षण उस सपेरे के बारे में ही क्यों सोच रही हूँ, जबकि मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो जन्मों जन्मों से हम नाग नागिनों का दुश्मन है। मेरा और उसका मेल होना नामुमकिन है। बस ये कुछ दिनों की बात है। शिवी साज श्रृंगार करके एक बार फिर सपेरे के पास पहुँचती है, जहाँ उसे सपेरा एकटक देखने लगता है। ये देखकर शिवी कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? आज कुछ अधूरा है।
इतना बोलते हुए सपेरा सामने लगे कुछ फूलों को तोड़कर उससे सुंदर सी माला पिरोकर शिवी के गले में पहनाते हुए कहता है। जो अधूरा था वो पूरा हो गया। शिवी सपेरे को एकटक निहारने लगती है। तभी अचानक एक बिच्छू त्रिकोश को डंक मारकर वहाँ से चला जाता है। त्रिकोश शिवी की बाहों में गिर जाता है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर शिवी बिलख कर रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते त्रिकोश। उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शिवी सपेरे की बिगड़ती दुर्दशा को देखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपनी जुबान से उसका सारा जहर उतारती है, जिसके बाद थोड़ी देर में सपेरे को होश आने लगता है और वो उसके माथे को चूमते हुए कहती है, शुक्र है भोलेनाथ का, एक पल को तो लगा कि जैसे मैं तुम्हें खो ही दूंगी। सपेरे को खो देने के डर से शिवी के मुंह से प्यार का इजहार हो ही जाता है, जिसे सुनकर सपेरा कहता है, मैं तो सिर्फ मूर्छित था, वो बिच्छू मेरा ही माया जाल था। उसके डंक का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं बस तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो। हाँ, ये सत्य है कि मुझे एक सपेरे से प्रेम हो गया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जागते सोते मुझे तुम्हारा ही अक्ष दिखाई देता है। पर तुम जानती हो ना कि एक नागिन और सपेरे के मिलन का क्या अंजाम होगा। अब अंजाम जो भी हो, मैं तुमसे अलग होकर जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी नागलोक के नाग नागिन उस स्थान पर आकर उन्हें एक साथ देख लेते हैं और उनमें से सारंगी बोलती है, अच्छा, तो आप भी इस सपेरे से मिली हुई है नागरानी। देख लो मित्रों, जिसे हम नाग नागिन ने अपना रक्षक समझा, वो एक भक्षक निकली। हाँ, तुम सही कह रही हो सारंगी। नाग रानी इस सपेरे के साथ मिलकर हमारे नाग नागिन साथियों को मार रही थी। ये नागलोक के सिंहासन के योग्य नहीं। हमने इन पर नेत्र बंद करके भरोसा किया। तुम सभी मुझे गलत समझ रहे हो। अगर हम सभी का आरोप गलत है नागरानी, तो आप इस सपेरे के साथ क्या कर रही हैं? आप इस बात से अवगत नहीं है क्या कि ये हमारा सर्व प्राचीन दुश्मन है? स्मरण है, पर मैं अपने हृदय के हाथों विवश हूँ। मैं त्रिकोश से प्रेम करती हूँ। नागरानी, आप अपने होशो हवास में तो हैं। जानती हैं एक नागिन और एक सपेरे का प्रेम क्या अंजाम ला सकता है? आपकी इच्छाधारी नागिन होने की संपूर्ण शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और आपको नागरानी के पद से और नाग योनि से सदा सर्वदा के लिए निष्कासित किया जा सकता है। मुझे इस बात का स्मरण है और आज इसी क्षण मैं अपने नाग सिंहासन और इस नागलोक का त्याग करती हूँ, क्योंकि मैं त्रिकोश से सच्चे हृदय से प्यार करती हूँ और आगे का संपूर्ण जीवन इसी के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शिवी? मेरे कारण तुम्हारा पद, तुम्हारी शक्तियाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। एक बार फिर सोच लो। मेरे प्रेम पर संकोच मत करो। चलो त्रिकोश, हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। साथियों, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाकी साथी तुम्हें यहीं मिलेंगे। अलविदा। सपेरा नागलोक के तमाम नाग नागिनों को कब्जे से रिहा कर देता है और पछताते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। संपूर्ण फसाद की जड़ ये बीन है। आज मैं इसे ही चकनाचूर कर दूंगा। सपेरा अपने बीन को चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर शिवी कहती है, ये क्या किया तुमने? बीन क्यों तोड़ दी? तुम मेरे लिए अपनी नागिन शक्तियाँ, अपना पद, सब कुछ छोड़ सकती हो, तो इसीलिए आज अभी इसी वक्त से मैं अपने सपेरे के जीवन का त्याग करता हूँ। दुनिया के लिए इस सपेरे और नागिन का प्रेमी जोड़ा और हमारा प्यार सदा के लिए मिसाल बनेगा। इस तरह प्यार के कारण दोनों को सब कुछ खोना पड़ता है, जिसके बाद दोनों आंखों में आंसू लिए हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और पृथ्वी लोक में प्रवेश करके साधारण तरीके से नए जीवन का खुशहाल आरंभ करते हैं।